जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। दोस्तों, आज हम लोग ये जो आपका पीछे आपको कुछ टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, इस पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको लिखा है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा। एक्चुअली पिछले साल से जो 2023 से बिहार में जो भर्तियों का भंडार मतलब भरमार आया हुआ है, अभी भी चल ही रहा है। तो उसी में जो पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे, तो उसको समझेंगे पूरा सोल्यूशन सहित, है ना। तो देखिए, हम लोग का सिलेबस, जो हम लोग का आज का विषय है, जो आपका टीआरई फर्स्ट एग्जाम था, ये पीजीटी जूलॉजी का, जो पीजीटी जूलॉजी है। लेकिन थोड़ा सा वेट करिए बस। हाँ, पीजीटी जूलॉजी का जो पेपर हुआ था, मतलब ये जो क्लास 11th और 12th के लिए जो होता है, टीचर बनते हैं उसके लिए है। तो टीआरई फर्स्ट में जो एग्जाम हुआ था, जिसमें कि हम लोग आज जूलॉजी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अब इसमें देखा है तो ये एग्जाम का जो डेट था वो था 26/8/2023 को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था। ठीक है, हम लोग इसमें जो है आज इसका पहला लेक्चर है, मतलब इसको हम लोग जो कि जूलॉजी का सब्जेक्ट है वो तो 2 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आज फर्स्ट होगा, इसके बाद सेकेंड वाला भी करेंगे। तो सेकेंड में इन दोनों लेक्चर मिला के हम लोग जितने क्वेश्चन जूलॉजी में आए थे उसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और उन सभी का डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डला रहेगा, आप वहां से जाके आप उसको देख भी सकते हैं। तो आज हम लोग पहला लेक्चर लेंगे। अब देखिए, अगर देखा जाए तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा बस जल्दी से बता दे रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो जो टीआरई के एग्जाम होता है, जो ये टीआरई बिहार का टीआरई एग्जाम हो रहा है, जो टीआरई फर्स्ट का एग्जाम हुआ था, इसमें 120 क्वेश्चन पे मेरिट बनती थी। मतलब इसमें 30 क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश का आता था, उससे वो केवल क्वालिफाइंग था। 120 क्वेश्चन में मेरिट बनती थी। इसमें क्या, जो 80 क्वेश्चन था ये आपका सब्जेक्ट का था, हुआ करता था। अब सब्जेक्ट में हम लोग का आज का सब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, जूलॉजी का होगा, है ना। तो हम जूलॉजी करने वाले हैं। और जो जो ये इसके बाद 80 के बाद जो 40 क्वेश्चन आते हैं वो जीएस के आते हैं। तो हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग इस जो ये 80 क्वेश्चन का आता है सब्जेक्ट वाला पेपर अर्थात जूलॉजी का, तो हम लोग आज जूलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टीआरई 1 का पेपर है, फिर हम लोग सेकेंड का भी करेंगे, थर्ड का भी करेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे क्रम से डिस्कस करेंगे। और जो अभी हो सकता है आप लोगों को ये बेनिफिशियल भी हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं। जो टीआरई थर्ड है उसका एग्जाम ये 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो जिनका जो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं परीक्षाओं में, उनके लिए भी ये कारगर बहुत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछले जैसे क्वेश्चन का पैटर्न उसी तरह से लगभग लगभग मिलता जुलता आते आ रहे हैं। तो चलिए, हम लोग अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करेंगे, हम लोग अब क्वेश्चन ज़्यादा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कि अब देखिए, हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये बुकलेट कोड है, जो ए सीरीज है। जिनके पास होगा ये ए सीरीज, वो आप इसको मैच भी कर सकते हैं। और जो ये एग्जाम हुआ था, इसमें मतलब ये मैक्सिमम मार्क्स 120 का होगा। 120 हमने बता दिया, 2 हावर्स का एग्जाम हुआ करता था। और ये पूरा पैटर्न है। तो इसमें हम लोग इसमें जनरल स्टडी भी आएगा, और जूलॉजी हम लोग इसमें किस पे डिस्कस करेंगे, इस जूलॉजी वाले चैप्टर को, जूलॉजी वाले को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो जूलॉजी के आएंगे, ये 1 से 40 तक तो क्वेश्चन जो आएगा वो जीएस का रहेगा। तो हम लोग जीएस को डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, जो 41 से लेके ये आपके 120 तक यही है जूलॉजी का, तो हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। जिसमें से आज 41 से लेके हम लोग 41 से लेके 80 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में। फिर अगले लेक्चर जब आएगा तो 41 से 81 से लेके 120 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप अगर आपके पास हमारे अकॉर्डिंग और आप सबके अकॉर्डिंग आज का जूलॉजी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेकिन बुकलेट जो ए बुकलेट था उसमें ये क्वेश्चन नंबर 41 पे दिया था। तो हमने उसी क्रम में इसको अरेंज कर दिया है। आप भी वहां से जाके पूरा देख सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 41 यानी आज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए करेक्ट मैच। इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, या अगर हिंदी में बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो देखिए, इधर लिखा है साइटोली सेल, जो कि इधर लिखा है न्यूट्रिटिव। तो साइटोली सेल न्यूट्रिटिव होती है, बिल्कुल सही है। इधर लिखा है कोरोना रेडिएटा,
और इधर क्या लिखा है, स्पर्म। अब देखिए जो कोरोना रेडिएटा होता है, आप जानते होंगे कि कोरोना रेडिएटा जो होता है ये किसका पार्ट है, ये ओवम का बाहरी लेयर है। जो ओवम होता है, ओवम को क्या बोलते हैं, फीमेल का फीमेल का गैमिट। तो जो फीमेल गैमिट होता है ह्यूमन का, उसकी जो लेयर होती है ओवम की बाहरी लेयर, वो कोरोना रेडिएटा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, स्पर्म। तो ये ऑप्शन गलत है। और क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। इसका मतलब सही क्या होगा, बी नंबर, क्योंकि जो गलत है वही सही है ना। अब इन सबको देखना, तो ये देखिए लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन होता है, ये बात सही है, मोर देन वन और नन ऑफ द। अब बिहार में आपको जो टीआरई एग्जाम होते हैं उसमें 5 ऑप्शन आते हैं, लास्ट वाले 2 मोर देन वन ऑफ द एबव और नन ऑफ द एबव, ऐसा सब में देखने को आपको मिलेगा। तो आप इस हिसाब से भी अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, टेस्ट टू बेबी मीन्स बेबी बॉर्न व्हेन। मतलब टेस्ट टू बेबी का मतलब होता है, तो पहला ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट इन द टेस्ट ट्यूब। मतलब क्या है, एक परीक्षण ट्यूब में विकसित होने होने पर पैदा हुआ बच्चा। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट इन ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टेस्ट ट्यूब का जो बेबी है वो पूरी तरह से टेस्ट ट्यूब में ही डेवलप हो जाता है। मतलब हम यहाँ पे एक रूम में टेस्ट ट्यूब रख लिए, उसी में फर्टिलाइज करा के गैमेट, दोनों गैमेट डाल दे, जायगोट बना, अब वही बच्चा टेस्ट ट्यूब से निकला। ऐसा नहीं है, पहला ऑप्शन यही कह रहा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है ना। दूसरा देखिए, ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नल एंड देयरफॉर इम्प्लांटेड इनटू द यूटेरस, ये ऑप्शन सही है। एक बच्चा का जन्म तब होता है जब अंडाणु बाह्य रूप से निषेचित होता है और उसके बाद गर्भाशय में उसका प्रत्यारोपित अर्थात इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है। बाकी के प्रोसेस जो है वो नॉर्मली होता है, लेकिन केवल और केवल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, वो बाहर होता है। उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी, या इसको हम लोग IVF नाम से जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, डेवलप फ्रॉम नॉन नॉन फर्टिलाइज एग, ये भी गलत है, बाकी ये तो है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 43 है। अब हम लोग का तीसरा नंबर, क्रोमोसोम फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। जो ड्रोसोफिला मक्खी है, उसमें बोला गया है कि सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक लैम्प्रोब्रुस, और इधर सुपर सुपर न्यूमरी, या इधर देखिए अधिसंख्या या पॉलीटीन, इधर क्या है पॉलीटीन, और उपरोक्त में से सभी और कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉलीटीन। तो पॉलीटीन जो होता है वो क्रोमोसोम पाया जाता है किसमें, ड्रोसोफिला के सैलिवरी ग्लैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉलीटीन, अर्थात सी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इन F2 जनरेशन 9:7 रेशियो रिप्रेजेंट। जो मेंडल का नियम था, ये जेनेटिक्स का सवाल है, जो मेंडल के रूल थे उसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि 9:7 रेशियो F2 जनरेशन में किस में आते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको पता होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशियो होता है 1:1 होता है, चाहे फिनोटिपिक हो और चाहे जीनोटिपिक हो, दोनों रेशियो 1:1 आते हैं ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। और अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे को डोमिनेंस है, इसका भी रेशियो यही आता है 1:1। ठीक है, तो ये तो दोनों गलत हैं। अब देखिए यहाँ पे एक है इपिस्टैसिस, इसका मतलब होता है कि जो इपिस्टैसिस होता है, वन जीन मास्क द अदर जीन, मतलब एक जीन दूसरे जीन को ढक देता है। तो जो एक जीन दूसरे जीन को ढकता है उसका रेशियो ये 9:7 हो सकता है। जो BPSC आयोग ने भी इसी को राइट आंसर दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। इफ द फादर इन अ फैमिली हैज disease while the mother in is the normal, the daughter's only inherited is the disease and not the son, name of the this type of inheritance। अब यहाँ हिंदी वाला भी पढ़ लीजिए किसी को समझ से। अगर किसी परिवार में पिता को कोई बीमारी है जबकि माँ सामान्य है, तो वह बीमारी सिर्फ बेटियों में विरासत में मिलती है, बेटों को इस प्रकार की विरासत का, मतलब बेटों को नहीं, इस प्रकार की विरासत का क्या नाम है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए, अगर ये इधर क्या है, फादर हैं, ये XY क्योंकि फादर होते हैं, और इधर क्या है, मदर हैं, XX। अब अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जो फादर है, जो पिता है, पूरी तरह से बीमारी से ग्रसित है, लेकिन जो मम्मी है वो सामान्य है। तो अगर हम लोग बात करें कि
फादर को पूरी तरह से ग्रसित कर दें, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये इसमें एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम है, तो हम ये समझ लें कि ये एक्स पे डिजीज है, तो ये फादर क्या है, पूरी तरह से ग्रसित है। अब सोचिए इनके जो बच्चे होंगे, ये अगर इसका एक्स जाएगा तो इधर से भी तो एक्स ही आएगा, क्योंकि दोनों एक्स ही है। तो जो बेटी होगी, देखिए वो बेटी क्या होगी, कैरियर होगी, है ना, कैरियर होगी, इसको हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं। ये बीमारी बेटियों में आ सकता है, अगर होगा तो केवल किस में आएगी, बेटी में आएगी। अगर इसको अगर मान लीजिए इसका वाई क्रोमोसोम जाता है और इसका एक्स क्रोमोसोम आता है, तो वाई में तो बीमारी मान लीजिए नहीं है, अगर नहीं है तो जो बेटा होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, नॉर्मल होगा, वही ये कह रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा, तो देखिए वो कंडीशन कहलाएगा, इसमें कहलाएगा डोमिनेंट होती है। जो वो बीमारी है वो सेक्स लिंक डोमिनेंट है, तो मतलब ये वाई लिंक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटे बेटी से मतलब बेटे बेटी में देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब वो नॉर्मल, ये सॉरी बेटे में नॉर्मल है। अब बेटे में क्या आएगा, वाई आएगा, तभी बेटा होगा, अगर एक्स आएगा तो बेटी जाएगा। अब इधर मम्मी क्या है, देखिए नॉर्मल है, जब मम्मी नॉर्मल है तो पक्का इसमें कहाँ होगा, एक्स में होगा, अगर एक्स में है तो ये पूरी तरह से क्या माना जाएगा, डिजीज, तो ये क्या कहलाएगा, डोमिनेटिंग। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, सेक्स लिंक डोमिनेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज अफेक्टेड बाय एन एंजाइम नोन एज, डीएनए के प्रतिकृत की क्रिया में एंजाइम से प्रभावित होती है जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, लाइगेज, पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियस, मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। लाइगेज, पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियस, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा, जो ये काम करता है प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में, वो होता है पॉलीमरेज। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, पॉलीमरेज, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अ क्रोमोसोम विथ ए सेंट्रोमियर नियर द मिडिल कॉल्ड। आप क्रोमोसोम को जानते होंगे, क्रोमोसोम जो होता है उसका स्ट्रक्चर अगर कुछ देखा जाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, नहीं तो आपके ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा इसमें अवेयर रहना पड़ेगा। अब देखिए ये जो क्रोमोसोम है, तो जो यहाँ पे होते हैं इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। अब ये सेंट्रोमियर किसी किसी में एकदम दोनों के मिड पे होते हैं, किसी किसी पे यहाँ पे होते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो ये ऐसे इतने ऐसे होते हैं, और किसी किसी के एकदम ऊपर होते हैं। तो अगर बीच में होगा तो मेटासेंट्रिक, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बीच से थोड़ा सा यहाँ होगा तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। तो इसमें देखिए लिखा है नियर द मिडिल, मतलब एग्जैक्ट मिडिल पे नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें मेटासेंट्रिक देंगे पहला ऑप्शन देख के, क्योंकि ये लिखा है सेंट्रोमियर गुणसूत्र को मध्य के पास है, मतलब एकदम मध्य में नहीं है, मध्य के पास है ना, तो इसलिए मेटासेंट्रिक नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आइए। विच इज द बुक इन विच डार्विन पब्लिश्ड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वह कौन सी पुस्तक है जिसमें डार्विन ने विकासवाद सिद्धांत को प्रकाशित किया था, वह कौन सी बुक है। अब इस ऑप्शन को पढ़ के आपको उसका आंसर बताना है। देखिए द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ये गलत है, उसकी इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज की बुक नहीं थी। द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज बाय मींस नेचुरल सिलेक्शन, ये भी नहीं था, ये दोनों गलत हैं, ये इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन क्या है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बात सही है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। जो मेंडल ने, सॉरी जो ये क्या बोलते हैं डार्विन ने ये बुक दिया था, उसकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस वाले ऑप्शन में है, ऑन द मींस बाय मींस नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर, है ना। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। पी प्लांट वेयर यूज्ड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बिकॉज। जो मेंडल, ये भी क्वेश्चन जेनेटिक्स का है, मेंडल ने मटर के पौधों को ही क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट में। बहुत कठिन क्वेश्चन ये भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन को देख के आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए जैसे क्या है कि मेंडल के परीक्षण में मटर के पौधों का उपयोग किया गया क्योंकि वे सस्ते थे, ऐसा तो नहीं था, इसका तो कोई वो नहीं था, वो आसानी से उपलब्ध थे। देखिए ये बात थोड़ी सी सही है कि उसको आसानी से वो बात मिल गया था। ठीक है, और दूसरा है उसमें विपरीत चरित्र थे, मतलब इसमें देखिए अंग्रेजी तरफ दे वेयर चीप, है ना, मतलब आसानी से उपलब्ध, दे वेयर अवेलेबल इजिली, एक बार आसानी से मिल गया, दे हैड कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखिए ये तो पूरी तरह से सही है।
अब यहाँ पे देखा जाए तो ये आसानी से उपलब्ध थे, ये भी उसका एक रीजन तो था, ऐसा बात तो नहीं है। लेकिन जानते हैं आपके जो बीपीएससी आयोग ने, इसने केवल और केवल इसको सही माना है, सी ऑप्शन को, यानी दे हैड कंट्रास्टिंग करेक्टर। अगर आपको देखना होगा तो आप जाकर ये पेपर सेट में जो राइट आंसर की है वो हम आप देख भी सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा तो लोग समझ सकते हैं ना कि वो आसानी से उपलब्ध था। आप भी थोड़ा सा बताइएगा क्या हम सही कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप देख रहे होंगे तो। ये चीजें जो है क्वेश्चन नंबर 49 में ये आसानी से उपलब्ध थे, ये डाटा क्या चैलेंज किया सकता है क्या? या वैसे तो इन्होंने ऑप्शन आंसर जो दिया है ये दिया है विपरीत चरित्र, उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए क्वेश्चन, इन विच एस्पेक्ट डार्विन थ्योरी इज रॉन्ग। डार्विन का सिद्धांत किन पहलुओं में गलत है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए इसमें क्या है, हाई इफिशियंसी ऑफ रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ये बात सही था। डार्विन ऐसा बोले थे कि रिप्रोडक्शन की हाई इफिशियंसी होगी, ये बात सही था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये डार्विन की बात है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये भी डार्विन की बात है ना। तो देखा जाए तो इसके ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कोई गलत है ही नहीं। जब कोई गलत नहीं तो क्या पूछा है, गलत, यानी कोई गलत नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, नन ऑफ द एबव, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ई नंबर, नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। इधर भी जनन की प्रजनन की उच्च क्षमता, प्रजाति की उत्पत्ति, योग्यता की उत्तरजीविता, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगली समस्या देखिए, ये है द एमिनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी क्वेश्चन जेनेटिक्स का है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का। ये पूछ रहा है कि जो जो एमिनो एसिड कोड करता है स्टार्ट कोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो वो इनमें से कौन है, मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, अर्जिनिन है, कि इसमें से कोई नहीं है, कि कई सारे हैं, है ना। तो देखिए मेथियोनिन जो प्रोटीन को कोड करता है वो होता है मेथियोनिन। उसको हम लोग देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ये लिखा भी है AUG। जो AUG कोडान होता है यही मेथियोनिन है, और यही प्रोटीन का स्टार्ट कोडान है, मतलब उसको कोड करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर इसको आप सीखे रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनेगा। इन ह्यूमन द नंबर ऑफ ओवम एंड स्पर्म दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 सेकेंडरी oocyte and 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। मनुष्यों में गैमेटोजेनेसिस के दौरान अंडाणुओं शुक्राणुओं की संख्या जो 100 द्वितीयक अंडाणु और 100 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से उत्पन्न होती है। तो इसमें से ये कौन सा ऑप्शन सही है, ये एक्चुअली बात है, ये बात है गैमेटोजेनेसिस की। देखिए ये किसकी बात है, गैमेटोजेनेसिस की बात है। गैमेटोजेनेसिस ये दो प्रकार का होता है। अगर स्पर्म बनेगा तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अगर ओवम बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, oogenesis। आप लोग इसको जानते होंगे, बस हम इसमें इतना समझाना चाह रहे हैं कि जब स्पर्म बनता है तो उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये देखिए जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं तो इसमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा है कि 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से और 100 सेकेंडरी oocyte से। तो इस पे हम लोग देखेंगे, देखिए ये है प्राइमरी, पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी ये जो बना है ये क्या है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब सेकेंडरी बनेगा तो 1 से 2 बनेगा, और आपको यहाँ मालूम होगा यहाँ क्या होता है, मियोसिस, है ना। तो 1 से पहले 2 बना। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है जब इससे स्पर्म बनेगा तो 1 सेकेंडरी से 2 बनते हैं। तो देखा जाए तो 1 से कितना बना, 2, मतलब 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 क्या बना, स्पर्मेटिड। जो स्पर्मेटिड बनेगा इसको क्या हम लोग क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं ये एक प्रकार का स्पर्म है। तो 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बनते हैं, 2। तो कितने का पूछा है, 100 से। तो 100 से कितने स्पर्म बनेंगे, 200 स्पर्म बनेंगे। अब ओवम की बात करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte थी, जो ये प्राइमरी oocyte है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस होता है, जब प्राइमरी oocyte में मियोसिस होता है
इससे एक तो सेकेंडरी ओसाइट बनते हैं, लेकिन एक क्या बन जाता है, पोलर बॉडी बन जाता है, जो कि ये आगे चल के क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। केवल और केवल कितना बना, एक। अब ये क्या है, ये क्या है, ये सेकेंडरी ओसाइट है। अब ये सेकेंडरी ओसाइट में फिर से मियोसिस होगा, तो फिर से देखिए एक पोलर बॉडी बन जाएगा और एक ओवम बन जाएगा, कंप्लीट जो ओवम होता है। अब कि यहां से देखा जाए तो चाहे प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी बने वो भी एक रहेगा, क्योंकि एक बॉडी बनता है डिस्ट्रॉय हो जाता है। चाहे सेकेंडरी ओसाइट से ओवम बनेगा वो भी एक बनेगा, तो एक बार यहाँ मियोसिस होगा और एक बार इनका भी मियोसिस यहाँ भी होगा। तो देखा जाए तो 100 स्पर्मेटोसाइट से सॉरी 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 200 स्पर्म बनेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें 100 oocyte से, सेकेंडरी oocyte से, तो ये जो बनेगा ये केवल और केवल 100 ही बनेगा। तो अब इस आंसर पे आप आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है 100, इससे कितना बनेगा, 100 इस सेकेंडरी oocyte से कितना बनेगा, 100 ओवम बनेगा। इसमें ऑप्शन इसमें है, मतलब इसमें 100 ओवम बनेगा और 200 स्पर्म बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, 100 ओवा एंड 200 स्पर्म। अब सेकेंडरी ये जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, हमने उसका पूरा वीडियो बनाया है, आपको आप जाके चैनल पे देख के प्लेलिस्ट में या कहीं पे वीडियो देख सकते हैं, है ना, आपको क्लियर भी हो जाएगा। और हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में भी जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी करना है ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है द क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, आप देखे होंगे सेल डिवीजन में जब सेल डिवाइड होती है तो वहीं पे होता है क्रॉसिंग ओवर। अब इन ऑप्शन को पढ़ के आप समझ बताते हैं ये क्रॉसिंग ओवर किन के बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैचिटिन स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट। वैसे ये ऑप्शन देखा जाए तो एकदम सही है, मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं उसके होमोलोगस क्रोमोसोम के पैचिटिन स्टेज के प्रोफेज फर्स्ट में क्रॉसिंग ओवर होता है। अब इसमें देखिए बी ऑप्शन क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये गलत है। मतलब इसमें कम्स एट द पैचिटिन स्टेज प्रोफेज फर्स्ट, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस में नहीं होगा। तो बस यही ऑप्शन सही है, यानी कि इसका आंसर क्या सही है, ए नंबर, प्रोफेज फर्स्ट के पैचिटिन अवस्था में समरूप गुणसूत्र के गैर बहन क्रोमैटिड के बीच में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन देखिए, दिखाई दे रहा होगा एकदम 55 क्वेश्चन हम लोग आए हैं, मतलब इसका 55 है, हम लोग का 55 नहीं है। अब 41 से स्टार्ट है तो जोड़ लेंगे जो भी होगा। अब देखिए द बर्थोलिन ग्लैंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर लोकेटेड ऑन द, जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है ये फीमेल में पाई जाती है, तो वो कहाँ पे लोकेट होती हैं, बस यही पूछा है। तो यहाँ पे देखिए पहला है बोथ साइड द यूटेरस, बिल्कुल गलत है। गर्भाशय के दोनों तरफ नहीं होती है। आउटसाइड द सर्विक्स, ये भी गलत है। गर्भाशय ग्रीवा के बाहर, गलत है ना। आइदर साइड ऑफ द वेजाइना, ये ऑप्शन सही है, योनि के दोनों तरफ। तो जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है वो योनि के दोनों तरफ होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर पे जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप तो द सेम रेशियो 1:1 द इन F2 जनरेशन इट शो, अगर ये भी मेंडल का सॉरी जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट इसमें किया था। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी भी F2 जनरेशन में रेशियो जो होता है, चाहे जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप हो, अगर सेम आएगा तो वो किस में आएगा, इस ऑप्शन को आपको देख के बताना है। F2 संतति में यदि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों 1:1 का समान अनुपात दिखाते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अधूरा प्रभुत्व है, या उसको हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अंग्रेजी वाला ज़्यादा बढ़िया है, ये थोड़ा सा वैसे जो लोग हिंदी में जानते हैं उनके लिए भी ये सही है, बाकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है इसका, है ना। क्या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, हाँ तो देखिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी ऐसा होता है 1:1, चाहे जीनोटाइप हो चाहे फिनोटाइप हो, इनकम्प्लीट का दोनों का रेशियो 1:1 होता है। और कंप्लीट डोमिनेंस इन द मोनोहाइब्रिड नहीं, ये गलत है, इसमें नहीं होता है। ये जो को डोमिनेंस है इसमें भी होता है, इसमें भी होता है 1:1, चाहे जीनोटाइप हो या फिनोटाइप हो, दोनों इसमें रेशियो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखा जाए तो ये भी सही है, ये भी सही है, यानी इसका आंसर क्या जाना चाहिए, मोर देन द एबव आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी जाना चाहिए। अब थोड़ा सा आपको बताएं कि जो क्वेश्चन नंबर 55 है, जो बीपीएससी का आयोग है उसने इसको केवल और केवल ए ऑप्शन दिया है ना। अब जाके देखिएगा को डोमिनेंस में भी 1:2
2:1 जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों बराबर होते हैं, लेकिन आयोग ने केवल और केवल ए ऑप्शन दिया है। क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसा आप भी कमेंट में नीचे बताइएगा, अगर कुछ गलती है तो। क्या इसमें चैलेंज किया जाना चाहिए था इस ऑप्शन में, क्योंकि आयोग ने इसमें केवल और केवल ए ऑप्शन दिया है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस केवल और केवल ऑप्शन दिया है। तो आप लोग भी इसको बताइएगा कि क्या ये बात हम सही कह रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसका हमारे अनुसार ये आंसर क्या सही होगा? डी नंबर, यानी मोर देन वन। हमारे अनुसार क्या, सबके अनुसार हो सकता है कि यही होना चाहिए, है ना? बाकी आप लोग बताइएगा आप क्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम सेपरेट द टू स्ट्रैंड डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन? ये भी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, जो कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो जो उसका ये ऐसे ऐसे स्ट्रैंड होता है, इसको जो है ऐसे क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, मतलब सेपरेट किया जाता है। मतलब इसको तोड़ेंगे तो ये फिर ये ऐसा बनेगा अलग से। तो इसको सेपरेट करने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज करता है, हेलिकेज करता है, गायरेज करता है, कि इनमें से कई ऑप्शन सही है कि कोई सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेलिकेज। तो हेलिकेज जो है वो क्या करता है, इस डीएनए को सेपरेट करने का काम करता है। बात समझ में आ गई? अब अगले क्वेश्चन पे चलें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 57। देखिए 57, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज। साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मात्र वंशानुक्रम भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन क्या है, इट इज द विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली फीमेल पेरेंट टेक्स पार्ट इन द मल्टीप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट इज प्रोवाइडेड बाय द ओवम, है ना? इधर पढ़िए, यह लैंगिक प्रजनन के बिना होता है। अब ये केवल माता के ही गुणन में भाग लेती है, ये गलत है, ये भी गलत है। देखा जाए तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये गलत है। इग्मनस का अधिकांश कोशिका द्रव्य द्वारा, डिंब द्वारा यानी ओवम द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये बात थोड़ा सही लगती है, क्योंकि मैटरनल इनहेरिटेंस जो बात है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओवम है, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म का केवल और केवल उसका न्यूक्लियस अंदर जाता है, बाकी ये पूरा काम जो करता है, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट डेवलप होगा, वो मैक्सिमम काम ओवम का ही करता है। यानी जो ये बेबी बनते हैं उसमें ज्यादा रोल अगर बॉडी के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो किसका होता है? मदर का। इसीलिए माँ माँ होती। बात समझ में आ गया, है ना? तो इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ज्यादा जो होगा वो कंटेंट उसी का होगा, ओवम का। इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट प्रोवाइड द ओवम, है ना? इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेल एक्स एक्स एंड फीमेल एक्स वाई आर द समटाइम्स सीन इन द रिजल्ट ऑफ। अगर किसी पुरुष में एक्स एक्स हो जाए और उसके महिला में एक्स वाई हो जाए तो कभी कभी उसका क्या परिणाम स्वरूप देखा जा सकता है? एक्चुअली देखिए, अगर हम लोग, आप जानते होंगे जो मेल होता है, मेल में क्रोमोसोम होता है एक्स वाई, और जो फीमेल होती हैं, फीमेल में क्रोमोसोम होता है एक्स एक्स। लेकिन ये क्या कह रहा है कि उल्टा हो जाए, अगर पुरुष में अर्थात मेल में एक्स एक्स हो जाए और महिला में एक्स वाई हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो क्या हो सकता है, किसकी वजह से हो सकता है? तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, हार्मोनल डिस्कार्ड, यानी हार्मोन में गड़बड़ी। ऐसा नहीं है, हार्मोनल गड़बड़ी के कारण से ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर हार्मोन गड़बड़ होगा तो उसका मेल जेंडर थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना? अब देखिए दूसरा है सेगमेंट ट्रांसफर इन द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, मतलब एक्स और वाई गुणसूत्र खंड का स्थानांतरण, ये हो सकता है। इस पे बात बनेगी कि अगर मान लीजिए कि एक्स सेगमेंट जो है, सेगमेंट हो जाएगा किसी एक्स का या वाई का, ये ट्रांसफर हो जाए। अगर ये ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो सकता है कि इसमें एक्स एक्स आ जाए मेल में और इसमें एक्स वाई आ जाए। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए ना, तो ये जो ये ऑप्शन है ना, ये प्रकार का म्यूटेशन है। ये क्या है? ये एक प्रकार का म्यूटेशन है, यानी एक प्रकार का ये उत्परिवर्तन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। तो इसका हमारे साथ राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी सेगमेंट ट्रांसफर इन द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, यानी एक्स और वाई गुणसूत्र का स्थानांतरण। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्रेट्स इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंगल जीन। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा, एक सेकंड बस, 2 मिनट।
माफी चाहते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी हो गया था इसलिए। चलिए तो ठीक है, देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्रेट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंगल जीन। देखिए, अगर हम लोग देखें तो जो मेंडल में था, अगर ऐसा होता है कि एक जीन में एक ट्रेट्स आएंगे, लेकिन इसमें कह रहा है कि ऐसा क्या था, एक जीन में दो ट्रेट्स थे। ऐसा कौन कौन सा वो ट्रेट था? तो मेंडल के जो जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था वो फ्लावर, मतलब उसमें 7 कैरेक्टर थे और 14 ट्रेट थे। तो उन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं जिसमें एक ही जीन में दो ट्रेट्स मिले। तो वो कौन कौन से ट्रेट देखिए मिले? सीड कलर और सीड एंड शेप, नहीं ये गलत है, ये नहीं मिला था। फ्लावर कलर एंड पोजीशन, ये भी गलत माना जाएगा। देखिए, कलर ऑफ द फ्लावर ये बात सही है, और सीड का जो कोट है ये था, मतलब ये एक ही जीन पे दो दो ट्रेट्स थे, एक ही जीन पे दो ट्रेट्स थे, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सी नंबर। बात समझ में आ गई? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम्स इज यूज टू कट डीएनए मॉलिक्यूल्स इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ये भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन, यानी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। जब आप किसी भी को काटते हैं, मतलब किसी को नहीं, मतलब सॉरी, जीन को, जब किसी डीएनए को कट करने का काम करते हैं तो वो कौन पार्टिसिपेट करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लाइगेज तो देखिए जोड़ता है, कि जो लाइगेज है वो जोड़ने का काम करता है। राइबो न्यूक्लियस इसका कोई इसका नाता नहीं है इससे। एक होता है ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में बोल सकते हैं, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरी बोलते हैं। वैसे भी आप जानते हैं जो आरी होता है, आरी का मतलब क्या होता है? काटना, है ना। तो ये भी काटने काम कौन करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, यानी प्रतिबंधित एंजाइम। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये ब्लैंक स्पेस मतलब खालिस्तान है। इन 1983 यूज द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस द इंसुलिन। किसने 1983 में इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग किया? तो देखिए, इसमें ये थे हस्बैंड वाइफ, सबको मालूम होगा, इली लिली। तो इसका आंसर क्या होगा? इली लिली, यानी इली और लिली, है ना। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया है, इमिली, इमिली लिखा है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक किया है। तो आप कहीं ये वाला सही है, ये वाला गलत है, इमली नहीं होगा, इली होगा। तो कहीं लोग कंफ्यूज मत हो जाए, इसका आंसर क्या होगा? इली लिली ने ऐसा किया था, है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियरिंग हार्मोन्स। कौन सा है? तो मतलब जब जेनेटिकली इंजीनियरिंग आई, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी आप लोग कह सकते हैं उसको, जब वो आई तो उसमें सबसे पहले बनाया गया जो हार्मोन है वो कौन था? तो क्या सोमैटोट्रोपिन था? नहीं था। ये क्या था? इंसुलिन। आइसोटॉक्सिन नहीं था। कौन था? इंसुलिन। वही जो किसने बनाया था? अभी पिछले वाले में क्या था? इली लिली, है ना। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। ये जो इली लिली है ये हस्बैंड और वाइफ दोनों थे। ठीक है, अब देखिए इसका क्या आंसर सही होगा? इंसुलिन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पहला आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग हार्मोन था? तो क्या होगा इसका आंसर? इंसुलिन, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है? देखिए, इसलिए क्या, इबरी हनी बी कॉलोनी कंप्राइजेज ऑफ ए सिंगल क्वीन, ये तो बात सही है, ये लेकिन इसमें गलत पूछा है। तो मतलब अगर कोई हनी बी की कॉलोनी है तो उसमें एक सिंगल क्वीन होगी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो? सॉरी, अभी राइट आंसर नहीं आएगा यार। अभी क्या इसका पहले तो ये सही है, इन्हें क्या पूछा है? गलत। अब यहाँ देखिए इस पे आते हैं। द ड्रोन बी आर फीमेल एंड डू नॉट हैव स्टिंग। मतलब ड्रोन मधुमक्खी मादा होती है और उसके पास डंक नहीं होता, ये बात गलत है। ड्रोन जो होता है वो मेल होता है, मतलब क्या होता है? नर होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? ड्रोन मादा होता है। तो ड्रोन मादा नहीं होता, ड्रोन को आता है मेल होता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए, बोथ वर्कर एंड ड्रोन्स डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग। श्रमिक और ड्रोन दोनों क्या अनिषेचित अंडों से विकसित होते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें से जो ड्रोन होते हैं वो हो सकते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, लेकिन श्रमिक नहीं होते हैं। तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? दो हो गया, यानी उपयुक्त में डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त में एक से अधिक, यानी क्या? मोर देन वन, जवाब सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन देखिए, द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न ऑफ ए चाइल्ड इज। मतलब क्या लिखा है? एक बच्चे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पैटर्न क्या हो सकता है? आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जानते होंगे, जैसे कि मदर से बच्चों का कुछ ना कुछ मिलता रहता है। वैसे एक बात आप ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी का डीएनए दूसरे से एकदम हूबहू मिले, 100% मिले। 100% तो बिल्कुल नहीं मिल सकता। बस ये कि उनको अपने जो फैमिली है, मम्मी पापा भाई बहन, उनसे कुछ कुछ मिलता रहेगा, तो उससे आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये मेरे रिलेटिव हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है तो क्या एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ बोथ पेरेंट, गलत है, ये नहीं होगा। 100% सिमिलर टू द मदर डीएनए, ये भी गलत है। मतलब ना तो एकदम मदर के सिमिलर होंगे, ना एकदम फादर के सिमिलर होंगे। अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन थोड़ा सही, 50% बैंड सिमिलर टू फादर एंड रेस्ट जो बचा हुआ है यानी 50% किसके, मदर के, तो ये सी ऑप्शन इसका सही है ना। मतलब बिल्कुल माता पिता के दोनों के समान है, माँ के डीएनए के प्रिंट के 100% समान है, मिलता है, बिल्कुल गलत है। 50% बैंड पिता के समान है और जो बचा हुआ है मम्मी के समान है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। ये दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से क्या सही है, ये पूछा है, इसमें से क्या सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी का, है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजन बट ऑल एंटीजन आर नॉट इम्यूनोजेंस, यानी क्या सभी इम्यूनोजन एंटीजन होते हैं लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होते हैं। थोड़ा सा आप समझिए इसको। एक्चुअली जो हमारे बॉडी में एंटीजन होती हैं, देखिए जो एंटीजन होती हैं वो एक प्रकार का पैथोजन है। क्या है, पैथोजन है, घबराइएगा नहीं, इसको बता रहे हैं। पैथोजन का मतलब जो बीमारी कॉज करने वाले एजेंट है जो हमको बाहर से मिलते हैं, अर्थात उसमें इस एजेंट में क्या आते हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं जिसकी वजह से हमको इन्फेक्शन होता है, तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये माइक्रोब्स क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। तो ये देखा जाए तो बीमारी कॉज करते हैं और इन्हीं की बदौलत हमारे अंदर एंटीबॉडी भी डेवलप होती है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया था तो जो वैक्सीन लगाई गई थी तो वो एक्चुअली एक प्रकार का कोरोना ही था, तो वो हमारे में बीमारी भी काज करता है और उसी की बदौलत हमको एंटीबॉडी मतलब हमारे अंदर उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी डेवलप होती है। तो देखा जाए तो जो पैथोजन है ये एंटीजन है और यही एंटीजन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम यानी एंटीबॉडी डेवलप होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे पैथोजन एंटीबॉडी डेवलप करें, कुछ पैथोजन ऐसे हैं जो कि एंटीबॉडी डेवलप नहीं करेंगे, वो बीमारी कॉज कर सकते हैं मतलब, लेकिन वो इम्यूनोजेंस नहीं होते। इम्यूनोजेंस मतलब जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करें। तो ऑप्शन पहला यही है कि ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन, मतलब जो एंटीबॉडी बनाने वाले हैं इम्यूनोजन वो सभी, वो तो पक्का होंगे एंटीजन, लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होगा। वही मतलब सारे पैथोजन यानी सारे माइक्रोब्स की वजह से हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो सकती, किसी के कारण से मौत भी हो सकती है या हो सकता है उससे एंटीबॉडी डेवलप ना हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो मिल गया, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अब इसमें इसका उल्टा दिया है ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजन एंड ऑल एंटीजन आर इम्यूनोजन, गलत है ये बात, है ना। अब ये भी वही है ऑल इम्यूनोजन आर नॉट एंटीजन बट ऑल एंटीजन आर इम्यूनोजन, ये भी गलत है ना। इसका आंसर क्या सही होगा, सी नंबर, इसमें वही है ए, सॉरी ए ऑप्शन, है ना, सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इफ मोर देन सिंगल स्पीसीज ऑफ ए फिश कल्चर एट द टाइम देन इज कॉल्ड, यदि एक समय में मछली की एक से अधिक प्रजाति का पालन पोषण किया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, बताइए ऑप्शन इसका। देखिए इसमें पहले लिखा है मोनोकल्चर, मोनो मतलब एक होता है, ये तो गलत है। एक्वा कल्चर मतलब पानी में आप कल्चर करना, एक्वा कल्चर कहलाता है, जैसे मछली कल्चर एक्वा कल्चर में आएगा। लेकिन एक से अधिक है तो ये किस में आएगा, सी ऑप्शन यानी पॉलीकल्चर में, यानी इसमें आएगा पॉलीकल्चर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मतलब जो जंगलों में जीव रहते हैं उनको सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया कौन सा कदम है। तो यह ऑप्शन देखिए, कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट, जंगल में जानवरों की आबादी को नियंत्रण बोल दिया यार, सॉरी, नियंत्रण करना। क्या उनको नियंत्रण करना यही उसका कदम है, नियंत्रण थोड़ी करना है भाई, हमको बढ़ावा देना है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। पेपर फूड फैसिलिटी फॉर द एनिमल्स, सॉरी पेपर बोल दी, प्रॉपर फूड फैसिलिटी फॉर द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर काम नहीं किया था। मतलब जंगल में जानवरों के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये उसका कोई पॉलिसी का रूल नहीं था, भोजन अपने आप वो लोग व्यवस्था खुद कर लेंगे। हमको क्या करना है, जंगलों में जानवरों की सुरक्षा के लिए कुछ परियोजनाएं बनाइए कि आप उनको मारिए नहीं, है ना, आप उनका
दुरुपयोग मत करिए कि बिना मतलब को आप जाइए बस आप शिकार करिए अपने पेट भरने के लिए, कुछ और करिए, तो ऐसा आप मत करिए। तो इसके लिए वेरियस प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट ऑन एनिमल फॉरेस्ट, बहुत प्रकार से प्रोजेक्ट लाए गए, उसमें लोगों को अवेयर किया गया, उसके बहुत सारे कानून बनाए गए जिसकी वजह से वहाँ जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, है ना, सी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऑन व्हाट डज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स, प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव किस पर निर्भर करता है? जैसे कि आप देखते होंगे जब पोल्यूशन बढ़ता है तो आपने ह्यूमन पे या किसी भी एनिमल पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो पूछ रहा है किस कंडीशन में ज्यादा अच्छा, सॉरी अच्छा क्या, ज्यादा इफेक्टिव मतलब ज्यादा खराब उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। पहला द कंसंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट एंड द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो पॉल्यूटेंट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो और बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गया, बिल्कुल अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होगा तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, बात समझ आई। लेकिन यहाँ पे एक बात और लिखा है ऑर्गेनिज्म पे, तो ऑर्गेनिज्म के कंसंट्रेट होने से इसका कोई रीजन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। अब यहाँ पे लिखा है द कंसंट्रेशन ड्यूरेशन इज एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट एंड द ऑर्गेनिज्म। यहाँ दूसरा है प्रदूषकों की सांद्रता और प्रदूषकों और जीवों का संपर्क अवधि, मतलब इसका ये हुआ कि जो पॉल्यूटेंट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो कितना अधिक है और किसी भी एनिमल के पास कितना देर तक रहा वही ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब वही ज्यादा दिक्कत काज करेगा। जैसे इस रूम में मान लीजिए CO2 कंसंट्रेशन भी खुद बढ़ा दे, और अगर आप 1 घंटा रुकिए तो ज्यादा इफेक्ट करेगा, अगर आप उससे कम रुकेंगे तो कम इफेक्ट पड़ेगा। तो कितना देर तक आप उससे कांटेक्ट में रहे एक बात ये, और कितना अधिक उसका कंसंट्रेशन है, ये दोनों बात इफेक्ट करेगा। इसलिए इसका आंसर क्या सही होगा? बी नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? बी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द अब्सेंस ऑफ एक्रोसोम विल इफेक्ट विच एक्टिविटी इन द नॉर्मल स्पर्म। ये ऑप्शन पूछ रहा है कि एक्रोसोम की अनुपस्थिति सामान्य शुक्राणु में किस गतिविधि को प्रभावित करेगी? पहला देखिए ऑप्शन क्या है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। अगर किसी में स्पर्म में एक्रोसोम ना रहे तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा जो एक्रोसोम होता है वो फर्टिलाइजेशन के समय हेल्प करता है, यानी जब ओवम में पेनिट्रेशन होता है, स्पर्म पेनिट्रेट होता है तो उसमें ये हेल्प करता है। तो पहला तो गलत है, ये नहीं होगा। एनर्जी यूटिलाइज फॉर द मूवमेंट, संचालन के लिए ऊर्जा का, इसका भी कोई मतलब नहीं है, भी दोनों गलत है। अब यहाँ पे लिखिए पेनिट्रेशन टू द ओवम, यही पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि ओवम में पेनिट्रेट करने के लिए क्या चाहिए? एक्रोसोम। वही एक्रोसोम से जो निकलता है एक्रोसिन, वो जो ओवम की बाहरी की लेयर है उसमें हाइलुरोनिक एसिड होती है, उसको में डिजॉल्व कर देती हैं, जिससे उसका लेयर ब्रेक होता है और वो पेनिट्रेट कर जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? सी नंबर, है ना, डिम्ब में प्रवेश यानी सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ कैन वायबल मटेरियल ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज बी प्रिजर्व्ड, लुप्त प्राय प्रजातियों का व्यवहार्य सामग्री को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कोई स्पीसीज धीरे धीरे गायब हो रही है, बहुत सारी प्रजातियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं? गायब हो रही हैं। तो जो प्रजातियां गायब हो रही हैं उसको मान लीजिए अगर बचाना है, मान लीजिए उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए इसमें से जो ऑप्शन दिया है क्या सही हो सकता है, कौन सी टेक्निक उसके लिए सही हो सकती है? तो पहले देखिए क्या क्लोनिंग मेथड, या क्लोनिंग मेथड, या क्या जीन बैंक बचा सकता है, क्या जीन बैंक में, है ना, जीन बाई जीन पूल में, कि जीन पूल में, इनमें से किस मेथड से बचाना ज्यादा अच्छा रहेगा? अगर देखा जाए तो पहला क्या, बाई क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, अगर देखा जाए तो बचाने के लिए आप जीन बैंक आप पढ़े होंगे, इसका डिटेल में हम लोग वीडियो भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। ये तो बाई जीन बैंक का जो मेथड है इसका यूज करेंगे तो आप उनको बचाया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हु एमंग द फॉलोइंग इज द नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी इनमें से किसमें जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? तो ये तो एकदम रटने वाला सवाल है, इसका क्या है जो बायोलॉजिकल है वो क्लासिफिकेशन क्या पूछा है? हाँ, फादर हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, वो हैं कैरोलस लीनियस। तो एकदम सिंपल सी बात है, रटने वाला सवाल है, डाटाबेस कैरोलस लीनियस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं द एनिमल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, निम्नलिखित में से कौन सा संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री हैं? इसका मतलब यह है देखिए कुछ प्राणी ऐसे हैं जो समुद्र में देखने को मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी, मतलब नदी, तालाब, पोखरा,
में मिलते हैं और समुद्र में भी मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन ऐसा जो पूरी तरह समुद्र में होता है। अब देखा जाए तो फाइलम पोरीफेरा जो होता है ये दोनों में मिलते हैं, मोलस्का के प्राणी भी दोनों में मिल सकते हैं, कुछ मोलस्का के प्राणी फ्रेश वाटर भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं मैरीन के। लेकिन जो इकानोडर्मेटा फाइलम है, इकानोडर्मेटा, इसके जो मेंबर्स हैं ये पूरी तरह से मैरीन होते हैं, मतलब ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते। तो इकानोडर्मेटा के मेंबर जो होते हैं मैरीन होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आरएनए वायरस। इसमें पूछा है इसमें से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है। मतलब अगर देखा जाए तो आरएनए वायरस का मतलब क्या होता है कि अगर वायरस में या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, आपको ये बात मालूम है। तो इसमें से कौन सा आरएनए वायरस नहीं, इसमें से अर्थात हम लोग बोल सकते हैं इनमें से नॉट आ आरएनए वायरस, अर्थात इसमें से आरएनए वायरस कौन सा नहीं है ना। अगर देखा जाए तो ये क्या है, इसमें डीएस डीएनए पाया जाता है, मतलब देखा तो ये भी आरएनए वायरस नहीं है। और ये जो है ये वेरिसेला जोस्टर वायरस में भी डीएस डीएनए पाया जाता है ना, आप जानते होंगे। जो herpes सिम्प्लेक्स वायरस है ये डीएनए, इसमें भी डीएस डीएनए पाया जाता है। तो देखा जाए तो ये तीनों तो नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है इसमें आरएनए वायरस के नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी मोर देन वन, यानी तीनों सही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर होना चाहिए डी नंबर, बताइए थोड़ा सा। 73 का क्वेश्चन कौन सा सही है हमारे हिसाब से तो। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक, वेरी वेरी सॉरी। इसमें पूछा है इसमें से कौन सा नहीं है ना, नॉट आरएनए वायरस, मतलब आरएनए वायरस नहीं है था उसमें डीएनए होगा। अगर यही तो सभी तो नॉट आरएनए वायरस हैं ना, ये है मतलब इसमें क्या पाया जाता है डीएस डीएनए, और इसमें क्या पाया हमने बताया डीएस डीएनए, और इसमें क्या पाया जाता है डीएस डीएनए, है ना। तो ये कोई कोई सा नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ई नंबर। बात समझ आ गई ना, और मिस्टेक हो गया था एक बार देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट द विक्रमशिला जेनेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, पूछा गया उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, बुध में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका आंसर तो बिहार का क्वेश्चन है भाई, बिहार ही होना चाहिए। एक्चुअली जो बिहार है, बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, भागलपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में गंगा रिवर में, जो गंगा की हमारी रिवर है उसी में ये परियोजना चलाई जा रही है, मतलब ये अभ्यारण्य है, मतलब वहाँ पे डॉल्फिन को कंजर्व किया जाए। इसको देखा जाए तो ये 1991 से ये अधिसूचना में लाया गया था। अगर ये पूछा जाए तो किस डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर में, गंगा रिवर में है, तो वहाँ पर ये परियोजना चलाई जा रही है। ये लगभग शायद 21 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है ना। थोड़ा सा इसमें डाटा आप देखिएगा, बाकी ये डाटा सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बिहार, यानी बिहार क्या पाएगा भागलपुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेंस इरेगुलर अरेंज कनेक्टिव टिश्यू। आप पढ़े होंगे डेंस इरेगुलर, डेंस रेगुलर, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट हैं। इसमें से कौन सा डेंस इरेगुलर होता है। तो प्लाज्मा सेल ये रेगुलर, मतलब ये नहीं होगा। ये देखा तो एरियोलर टिश्यू होता है। ये फाइब्रस, ये भी नहीं होगा। डर्मिस जो होता है ना, डर्मिस मतलब आप बात करेंगे तो ये क्या है स्किन है, यानी क्या है डर्मिस, ये क्या है स्किन को क्या बोलते हैं त्वचा, क्या बोलते हैं त्वचा। तो ये जो डर्मिस है इसमें डेंस इरेगुलर पाया जाता है, मतलब व्यवस्थित संयोजी ऊतक अनियमित व्यवस्थित संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच आर्टरी सप्लाई द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रैबिट ब्रेन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, मतलब बहुत हाई लेवल नहीं, डाटा बेस है। आप लोगों को जो 12th लेवल तक में उसमें कहीं नहीं मिला होगा, हो सकता है आपको बीएससी लेवल की बुक पढ़ने में मिलेगा क्या। तो उसमें पूछा है कि रैबिट में जो ब्लड की सप्लाई होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन में, वो किसके द्वारा जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी नहीं, इसके द्वारा नहीं जाती। एक्सटर्नल एक्सटर्नल कैरोटॉइड नहीं, इसके द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा सी नंबर, यानी इंटरनल इंटरनल कैरोटॉइड, है ना, इसके द्वारा इसमें जाती है, यानी आंतरिक कैरोटिड हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी नंबर।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब ये इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है। आप बीएससी में एमएससी में कहीं पढ़े होंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन नाम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हम लोग को एमएससी में मिला था, तो उसमें हम लोग पढ़ा करते थे। उसमें एक होता था सेम, आप याद करिए, सेम और टेम नाम से, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अल्ट्रा थिन सेक्शन, मतलब इसमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अर्थात इसकी बात कर रहा है टेम की। तो इसमें जो अल्ट्रा थिन सेक्शन आर स्टेन्ड बाई, जो उसका अल्ट्रा थिन सेक्शन होता है वो किससे स्टेन होता है, तो ये इसका स्टेन जो होता है ना वो ये चीज होता है, हाँ ये यूरेनल एसीटेट एंड लेड सिट्रेट के द्वारा उसको स्टेन किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यूरेनल एसीटेट और लेड साइट्रेट के द्वारा इसको स्टेन किया जाता है। ठीक है, अगले ऑप्शन में आते हैं और क्वेश्चन में, अगली प्रॉब्लम में देखिए, इन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिकनेस ऑफ ईच डेंस बैंड। इकाई झिल्ली मॉडल में प्रत्येक घने बैंड की मोटाई होती है। आप पढ़े होंगे जो इकाई झिल्ली है यानी यूनिट मेम्ब्रेन है, उसकी जो थिक मतलब जो मोटी वाली है बैंड, जो घने बैंड है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो उसकी मोटाई एक्चुअली होती है 20, हाँ उसकी मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है फैसिलेटेड डिफ्यूजन डिफर्स फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन। आप पढ़ोगे फैसिलेटेड डिफ्यूजन, पहले सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एनसीईआरटी में भी दिया है। तो पूछा है इसमें से कैसे डिफर करते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, हाँ इसके आधार पर डिफर करता है, मतलब एक में जरूरत है और एक में जरूरत नहीं है। और ये स्टीरियो स्पेसिफिक जो बात है, यानी स्टीरियो स्पेसिफिक और सांद्रता प्रवणता, इन दोनों बातों पर ये डिफर करते हैं, फैसिलेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन की। तो इसका आंसर क्या जाएगा फिर, इसमें रिक्वायर्ड कैरियर की जरूरत पड़ती नहीं है, इसमें दोनों में, फैसिलेटेड में और सिंपल में, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी दो ऑप्शन सही होगा। तो इसका मोर देन वन यानी ये वाला ऑप्शन जाएगा, यानी इसका आंसर क्या सही होगा, डी नंबर, है ना, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन पे आइए, द नंबर ऑफ क्रिस्टर्नी इन द स्टॉक ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन द मोस्ट एनिमल एंड प्लांट। अधिकांश जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाला गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ढेर में सिस्टर्नियों की संख्या होती है। ठीक है, इसको आप देखिए, ये भी एकदम रटने वाला क्वेश्चन है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। इसका एक्चुअली आंसर 1 से 5 होगा, 2 से 6 होगा, 3 से 8 होगा। इसका राइट आंसर होगा 3 से 8, है ना। 3 से 8 जो आपके अधिकांश जंतुओं और पौधों में पाई जाने वाली जो गाल्जी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो सिस्टर्निया होती है वो गाल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर पाई जाती हैं, तो उसमें पाए जाने जो है तो वो कितना होता है 3 से 8, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 80। हम लोग जैसा कि बोले थे कि हम लोग इस लेक्चर फर्स्ट में जो टीआरई फर्स्ट में जूलॉजी का पेपर हुआ था पीजीटी का, उसको हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर लिया, यानी अगर बात करेंगे तो 40 मतलब क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 80 तक ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं, 40 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, इसके बाद 81 से लेके 120 तक, ये भी केवल कितने क्वेश्चन है, 40। तो हम लोग इसको अब नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल देंगे, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग इसको कर लेंगे, हम लोग 2 पार्ट में इसको कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट भी आप देख लिए, पार्ट फर्स्ट, तो आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा, है ना। इसको हम लोग टीआरई 2 का आएंगे, फिर टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ था उसको जूलॉजी करेंगे, फिर अभी जो टीआरई 3 होने वाला है उसको भी करेंगे बाद में, फिर क्योंकि टीआरई 4 आएगा तो सब में काम आएगा। तो आई थिंक्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये लेक्चर, क्योंकि हम लोग पूरा डिस्कस किए हैं, अब आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आप बताइएगा नीचे ये कैसा रहा, और अगर कोई एरर होगा तो आप उसको भी नीचे बताइएगा, उसमें देखा जाएगा, सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं, हम नीचे अगले टर्न पे मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे सबको डला रहेगा, आप वहाँ पे जा से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके।